ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 2। तो ये हमारी चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक डाल दूंगी और आप सारी पार्ट्स, सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम आप वहां देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं या फिर एक डिफरेंट तरीके से आप वीडियोस चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, जो भी आपकी डिमांड है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, योर डिमांड्स, मैं ट्राई करूंगी कि मैं उस तरीके से वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। नाउ स्टार्टिंग विद द चैप्टर 2। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की हम बात कर रहे थे। हमने काफ़ी हद तक चैप्टर अपना कर लिया था जहाँ पे हमें माल्थुसियन थ्योरी के बारे में हमने बात की थी, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात की थी, जहाँ पे हमने कॉमन कॉन्सेप्ट्स एंड इंडिकेटर्स के बारे में भी बात की विद डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में बात कर ली थी। उसके बाद हमने पार्ट 2 में बात की साइज ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन की, जहाँ पे हमने डिफरेंट जो पैटर्न्स थे ग्रोथ के वो हमने देखा। कैसे जो ग्लोबल इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक था उसने कैसे डेथ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे उसकी वजह से, राइट। तो ये सब कुछ हमने अपने पार्ट 2 में बात ऑलरेडी कर चुके हैं हम। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ए स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन भी हमने पार्ट 2 में बात कर ली थी। तो हमारा अंटिल 2.3 हमारी जो वीडियोस है, जो हमारा चैप्टर है, वो कंप्लीट हो चुका है। ए स्ट्रक्चर पिरामिड्स की हमने बात कर ली थी, जहाँ पे हमने डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बात की थी कि कैसे जो हमारी पॉपुलेशन है एज वेल एज एजुकेशन वो कैसे डिफर करती है विद इन डिफरेंट स्टेट्स, राइट। और डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में हमने बात की थी। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था जहाँ पे हमने अपनी पार्ट 2 वाली वीडियो एंड की थी विद आर डेमोग्राफिक डिविडेंड। उसके बाद हमारी आ जाती है द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो इन इंडिया। इससे पहले वाली वीडियोस आपको इससे पहले वाले जो कंटेंट है अंटिल 2.3 आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मिल जाएगा। नाउ दिस इज अ पार्ट 3 जहाँ पे हम बात करेंगे द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो विद इन इंडिया। लेट्स कम टू आवर नोट्स। तो ये हमारे नोट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी नोट्स आपको पढ़ाया है। अगर आप और डिफरेंट तरीके से वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे सेक्स रेशियो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं ओवर अ सेंचुरी, जहाँ पे 972 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स इन 1901। लेकिन अगर आप 2001 में देखेंगे तो 933 फीमेल्स रह गई है पर 1000 मेल। अब 2011 सेंसस शो कर रहा है एक स्लाइट इंक्रीज जो कि सिर्फ 10 फीमेल्स, दैट इज 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स आई है एज कंपेयर टू 2001। तो आप देखोगे एक थोड़ा सा इंक्रीज है बट इतना ज्यादा भी इंक्रीज नहीं है। इतने अच्छे नंबर्स इन सेक्स रेशो हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं विद इन इंडिया। ना जो चाइल्ड सेक्स रेशो है 0 to 6 ईयर्स का वो भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। शार्प फॉल हमें एक देखने को मिला है, जहां पे 91 में 945 था लेकिन 2001 में इट देन वेंट टू 927। तो आप देख सकते हो एक शार्प डिक्लाइन है जो कि ओवरऑल सेक्स रेशो जो फर्स्ट टाइम था उसके भी बिलो फॉल किया है। एंड नाउ 2011 में तो ये सबसे ज्यादा लीस्ट देखने को मिला है जो कि हमारा 919 रह गया है। अगर हम रीजनल डिस्पैरिटीज की बात करते हैं तो हरियाणा में हमें लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो देखने को मिलता है, दैट इज 793, जहाँ पे फिर पंजाब, दिल्ली एंड अदर स्टेट्स में आता है। बट इफ यू सी हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो तो वो हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला है, दैट इज 972। तो ये जो नंबर्स है अलोंग विथ स्टेट्स ये आपको याद होने चाहिए, बिकॉज अगर आप एग्जाम में पूछा जाएगा, स्पेसिफिकली पूछ भी लिया जाएगा, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और अगर आप स्पेसिफिकली विथ स्टेट, लोवेस्ट एंड जो रेशो है उसको याद करके एंड हाईएस्ट विद रेशो अगर आप याद करके लिखते हैं इन योर एग्जाम, दैट विल रियली हेल्प यू इन गेनिंग गुड मार्क्स। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इन चीजों को आपको याद करके एग्जाम में जरूर राइट करना है इन योर आंसर। अब बात करते हैं कि जो डिक्लाइन
रेशियो है, सेक्स रेशियो के अंदर जो हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, उसके कॉजेज क्या है, रीजन क्यों है ये डिक्लाइन क्यों देखने को मिल रहा है? बिकॉज फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस बहुत ज्यादा हो रहे थे, जहाँ पे बिफोर बर्थ ये जानना वेदर वी आर हैविंग अ बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड, और अगर देखा जा रहा है कि गर्ल चाइल्ड है, अगर गर्ल बेबी है तो उसको वूम्ब के अंदर ही मार देना, अबॉर्ट कर देना, ये बहुत बड़ा रीजन था चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन होने का, राइट। और हरियाणा उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अलोंग विद जहाँ पे ज्यादा पेट्रियार्की देखी जाती है, जिन स्टेट में बहुत ज्यादा पेट्रियार्की है वहां पे चाइल्ड सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये सेक्स रेशो जो इतना खराब नंबर है ये देखने को हमें मिल रहा है। नाउ मिस यूज अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का, जहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन की जाती है, जबकि लीगल बैन उस पर डाला गया है बहुत बारी प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1996 के द्वारा, स्टिल अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके सेक्स डिटर्मिनेशन करके उसके बाद अबॉर्शन करना देखा गया है। सोशो कल्चरल बायस बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं गर्ल चिल्ड्रन के लिए, इसलिए ये अबॉर्शन हमें एक बहुत ज्यादा नंबर्स में देखने को मिल रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हमें लॉस को और भी ज्यादा इन्फोर्स करना चाहिए, हमें लोगों को का जो एटीट्यूड है गर्ल चाइल्ड के प्रति वो हमें चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप देखोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने ट्राई किया है कि वो लोगों का नोशन चेंज कर दे, बट काफी हद तक एक सक्सेस भी है, बट जिन लोगों को जो बहुत ज्यादा रूढ़िवादी सोच के जो लोग हैं वहां पे चेंजेस लाना अभी भी बहुत ज्यादा इन वोग है और हमें लाने की भी कोशिश करनी चाहिए ना। सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है लिटरेसी। जब हम बात करते हैं लिटरेसी की, एजुकेशन की, तो ये अपने आप में एक बहुत एम्पावरमेंट और पार्टिसिपेशन इन द नॉलेज इकोनॉमी का टूल बन जाता है, जहाँ पे लिटरेसी लेवल बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए इंडिपेंडेंस से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो फीमेल लिटरेसी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, और मेल लिटरेसी के कंपैरिजन में फीमेल लिटरेसी बहुत एक हाई स्पीड से बढ़ी है, जहाँ पे फीमेल लिटरेसी इंक्रीज हुई है बाय 10.4%, वहीं पे मेल लिटरेसी इंक्रीज हुई है बाय 7.6%। तो ओवरऑल जो लिटरेसी है वो अप्रोक्सीमेटली 8% तक इंक्रीज हुई है दोनों केसेस के अंदर। अगर हम डिस्पैरिटीज की बात करें तो फीमेल लिटरेसी 16.3% लोअर है मेल लिटरेसी के कंपैरिजन में, जहाँ पे एससीज जो है, एसटीज हैं, ट्राइब्स हैं, वहां पे लोअर लिटरेसी रेट हमें देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलरली फीमेल लिटरेसी के अंदर बहुत ज्यादा जो फीमेल पार्टिसिपेशन है लोअर कास्ट के अंदर, ट्राइब्स के अंदर, वहां पे उनका पार्टिसिपेशन एजुकेशन के अंदर कम हमें देखने को मिलता है एज कंपेयर टू मेल। अब रीजनल वेरिएशंस में वहां पे, जहाँ पे केरला में नियरली यूनिवर्सल लिटरेसी है, मतलब कि हर एक बच्चा वहां पढ़ता है, बट बिहार अपने आप में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है लिटरेसी के मामले में। तो लिटरेसी इंटरजनरेशनल इनइक्वालिटीज भी प्रोड्यूस कर रही है, जहाँ पे जनरेशनल इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू द पर्सन हु इज एजुकेटेड एंड हु इज अनएजुकेटेड। अब रूरल अर्बन डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 68.8% पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज के अंदर रहती है वो एजुकेटेड है, वहीं पे जो 68.8% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो रूरल एरियाज में रहती है, वहीं पे 31.2% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रहती है। बट अगर आप देखोगे अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुई है एक काफी बड़े नंबर पे, जहाँ पे अर्बन एरियाज के अंदर जो पॉपुलेशन रह रही थी वो 1901 में सिर्फ 11% थे, बट वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई बाय 2001, जहाँ पे 28% रहने लग गए। एंड अगर आप आज देखोगे तो ये जो नंबर्स है वो विद टाइम इंक्रीज होते जा रहे हैं। इकोनॉमिक चेंजेस, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसने 1/6 ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट किया है इकोनॉमिकली, और लोग आज भी बहुत ज्यादा रूरल एरियाज के अंदर स्पेसिफिकली आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। काफी ज्यादा जो रूरल रेजिडेंट है वो नॉन फार्म ऑक्यूपेशन के अंदर भी आ गए हैं और वो अर्बन सेंटर्स में अब कम्यूट कर रहे हैं, अर्बन एरियाज के अंदर अब ज्यादा रहना प्रेफर कर रहे हैं, और जो उनकी
जो उनकी ऑक्यूपेशन थी एग्रीकल्चर की वो छोड़ के नाउ दे आर एंगेजिंग इन मोर लाइक इंडस्ट्रियल बेस्ड ऑक्यूपेशन। तो ये आपको जो चेंजेस है वो आपको देखने को मिल रहे होंगे अपने अराउंड भी। अब अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है, जब हम अर्बन लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो उन्होंने रूरल एस्पिरेशन वया मास मीडिया के द्वारा लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया अर्बन लाइफस्टाइल के प्रति, और लोगों को एक तरीके से उनके माइंड में एक इमेज बनाई दैट अर्बन एरियाज आर बेटर इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल लिविंग स्टैंडर्ड्स, जिसकी वजह से जो जो लोगों की पहले वाली जो ऑक्यूपेशन थी विच वाज मोर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वो छोड़ के लोग नाउ दे आर मोर शिफ्टिंग टू अर्बन एरियाज, राइट। जितने भी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज थे, पॉन्ड हो गए, फॉरेस्ट हो गए, वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लग गए, जिसकी वजह से जो रूरल माइग्रेशन थी सिटीज के प्रति वो हमें देखने को मिली विद द डिमिनिशिंग ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। अभी माइग्रेशन की मोटिवेशन क्या है, एक तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है अर्बन एरियाज के अंदर, बेटर एनोनिमिटी है, लोग एक दूसरे को नहीं जानते, ज्यादा जो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन हमें ज्यादा देखने को मिलती है रूरल एरियाज में वो इतनी नहीं होती है अर्बन एरियाज में। एक जो लोग एक तरीके से दे कैन बी आइसोलेटेड, दे कैन हैव देयर ओन आइडेंटिटी, न्यू आइडेंटिटी इन अर्बन एरियाज, जिसकी वजह से एक वो अट्रैक्ट करती है उनको अर्बन सिटीज या अर्बन एरियाज टू माइग्रेट, राइट। अब सिटीज के अंदर क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, आप देखोगे जब हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि वो लार्ज सिटीज में ग्रो हो सके। ओवर 2/3 ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन वो 27 मिलियन प्लस सिटीज के अंदर रह रही है। तो ये भी जो सिटीज के भी अपने अलग चैलेंजेस है, और ये चैलेंजेस हमें इन डेली लाइफ हमारे डेली स्ट्रगल्स में हमें देखने को मिलती है। अब लास्ट में जब हम की ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि जो हमारे रीजन इन इंडिया है वो कहीं ना कहीं लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है, जो कि कल्चरल बायसनेस को दर्शाती है रादर देन इकोनॉमिक फैक्टर्स को। अर्बनाइजेशन इंडिया को बहुत ज्यादा चेंज कर रही है, जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन इंक्रीजिंगली सिटीज की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, सिटीज में माइग्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अर्बन रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस हमें देखने को मिल रहा है। लिटरेसी इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, बट स्टिल अगर हम जेंडर वाइज देखते तो अभी भी जो हमारी लिटरेसी इंप्रूवमेंट है वो अनइक्वल है। जो फीमेल लिटरेसी है वो कहीं ना कहीं मेल लिटरेसी के कंपैरिजन में कम है, और सोशल ग्रुप्स में भी देखी गई है कि जो लिटरेसी डिफरेंसेस है जो कि सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज को दर्शाते हैं। अब पॉपुलेशन डायनामिक्स बहुत ज्यादा चेंज होते हुए हम देखते हैं, जहाँ पे जहाँ पॉपुलेशन डायनामिक्स है वो बहुत ज्यादा जरूरी बन जाते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर डेवलप होने के लिए, पर्टिकुलरली इंडिया जैसी कंट्री के अंदर। इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज है जिसने अपनी ऑफिशियल पॉपुलेशन पॉलिसी अनाउंस की थी 1952 के अंदर। अब नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की हम बात कर लेते हैं, जिसका ऑब्जेक्ट है कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को इन्फ्लुएंस कर सके और सोशली डिजायरेबल डायरेक्शन के अंदर सोसाइटी को लेके जा सके। इसका फोकस है बर्थ कंट्रोल मेथड्स के ऊपर, पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना और अवेयरनेस लेके आनी पॉपुलेशन के अंदर हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड। अब ये हम अचीव कर सकते हैं जहाँ पे फर्टिलिटी रेट्स को रिड्यूस किया जाए और पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स को इम्प्रूव किया जाए। अब सेटबैक ड्यूरिंग इमरजेंसी अगर देखा जाए तो कोरेसिव मेजर्स ले गए थे, जैसे कि मास स्टरलाइजेशन जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था इमरजेंसी के द्वारा, मेनली जिसने पूर पॉपुलेशन को टारगेट की थी, जिसकी वजह से एक वाइड स्प्रेड अपोजिशन हमें देखने को मिला था और कोर्सिव प्रैक्टिसेस इमरजेंसी के बाद बंद कर दी गई थी। अब फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के में जब हम ट्रांजिट करते हैं तो उसको नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में चेंज कर दिया गया था पोस्ट इमरजेंसी, जहां पे वॉलंटरी मेथड के द्वारा ब्रॉडर सोशो डेमोग्राफिक गोल्स को अचीव करने की बात की गई थी। ना नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2000 में आई थी उसने कुछ ऐसी न्यू गाइडलाइंस फॉर्मुलेट की थी जिसने सोशो डेमोग्राफिक ऑब्जेक्टिव्स को एड्रेस किया था, जहां पे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस के ऊपर बात हो रही थी ताकि डेमोग्राफिक इंप्रूवमेंट लाई जाए। इंडिया का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर है, जो कि डिक्लाइन हुआ है सिंस 1991। फर्टिलिटी रेट जो कि रिड्यूस हो चुके हैं 3.8 चिल्ड्रन पर वुमेन 1990 से
2.7 in 2011. अब पॉपुलेशन मोमेंटम आज भी एक कंसर्न है बिकॉज लार्ज कोहरट हमें रिप्रोडक्टिव एज वुमेन देखी जाती है. क्रूड डेथ रेट्स हमारे डिक्लाइन हुए, क्रूड बर्थ रेट्स हमारे इंक्रीज हुए एक तरीके से, जिसकी वजह से हमें एक प्रोग्रेस देखने को मिलती है पोस्ट ट्रांजिशनल डेमोग्राफिक फेज में. की गोल्स क्या है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के? तो एक्सपेंडिचर एंड हेल्थ मैट्रिक्स, जहाँ पे इंक्रीज गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर देखा गया है 2.5% ऑफ जीडीपी बाय 2025, जहाँ पे एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ देखी गई है 70 इयर्स बाय 2025 में. अब मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ भी, जहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा रिड्यूस हो गया 2.1 बाय 2025, जहाँ पे अंडर 5 मोर्टेलिटी 23 हो गई है 2025 तक. मतलब ये गोल्स है, राइट. मेटरनल मोर्टिलिटी रेट 100 हो गई है 2020 तक, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट टू 16 एंड स्टिल बर्थ रेट टू सिंगल डिजिट बाय 2025, जहाँ पे 90% एंटीनेटल केयर कवरेज होगी और स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस होगी बाय 2025. मोर देन 90% इम्यूनाइजेशन कवरेज होगी न्यूबॉर्न्स के लिए बाय 1 ईयर ऑफ एज बाय 2025. अब डिजीज कंट्रोल भी, जहाँ पे क्योर रेट लाया जाएगा 85% का फॉर टीबी और न्यू केसेस को एलिमिनेट किया जाएगा 2025 में. प्री मेच्योर मोर्टेलिटी रेट हमारे रिड्यूस किया जाएगा. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 25% तक लाई जाएंगी बाय 2025. 90:90 का जो रेशियो है वो लाया जाएगा HIV एड्स का बाय 2020. नाउ न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल के ऊपर आ जाते हैं, विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जहाँ पे एक रिड्यूस हमें प्रीवेलेंस में देखा गया है स्टंटिंग इन अंडर 5 चिल्ड्रन बाय 40% बाय 2025, और रिडक्शन इन टबैको यूज 15% बाय 2020 एंड 30% बाय 25, ये गोल किया जा रहा है. अब एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले तो एक यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन की बात की जा रही है बाय 2020, और यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज की बात की जा रही है बाय 50% बाय 2025, और अवेलेबिलिटी की बात हो रही है पैरामेडिक्स की, डॉक्टर्स की पर IPHS नॉर्म्स इन हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट बाय 2020. टेक्नोलॉजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट्स की बात कर ले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस लाए जाने की बात हो रही है हेल्थ सिस्टम बाय 2020. इंक्रीज कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स पर पॉपुलेशन रेशियो बाय 2025, जहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज की एक्सपैंड करने की बात हो रही है बाय 2025. ये सारी जो पॉलिसीज है, गोल्स है, ये इंडिया का जो एफर्ट है ताकि हम अपने हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव कर सके और सस्टेनेबल डेमोग्राफिक चेंजेस हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर ला सके, उसके बारे में बात हो रही है. तो ये हमारे चैप्टर 2 था, जहाँ पे हमने डेमोग्राफिक चेंजेस जो इंडियन सोसाइटी के अंदर, जो इंडियन कम्युनिटी के अंदर लाए जा रहे हैं या जो आएंगे, उसके बारे में बात हुई है, जहाँ पे हमने डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की. सो दिस वाज आवर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी के इंपॉर्टेंट नोट्स. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा. ये हमारा चैप्टर हो चुका है यहाँ पे फिनिश. अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं या फिर क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द आंसर्स एज वेल, बट वो आपको कमेंट करना होगा. आपको मुझे आपकी जो डिमांड्स है, जो आप चीज़ें चाह रहे हैं फ्रॉम मी, फ्रॉम योर टीचर, वो आपको बतानी होगी. उस हिसाब से आई कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट नोट्स, बेस्ट डिटेल्स, बेस्ट इंफॉर्मेशन पॉसिबल. So this was our chapter 2. I will see you very very soon with chapter 3. Till then, study well, study hard, and all the very best for your boards.